हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, स्पेशली एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कोशिका के बारे में अब जान लिया है। जब कोशिका के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो गई है, तो बात ये आती है कि एक कोशिका से नई कोशिका कैसे बनेगी, अर्थात कि कोशिका की पुनः निर्माण कैसे होगी। जैसे जरा गौर कीजिएगा कि एक जीव के अंदर एक कोशिका है, तो एक कोशिका से उसकी सारी जिंदगी तो चलनी नहीं है। बॉडी इतना बड़ा है तो एक कोशिका से काम चलेगा नहीं। एक से कम दो चाहिए, दो हो गए तो फिर चाहिए कितने, इन दो से चार चाहिए, चार चाहिए। और चार से बात कीजिएगा तो कितने चाहिए, आठ चाहिए। आठ से फिर कहिएगा 16। तो ये विभाजन की जो क्रिया है, एक कोशिका से नई कोशिका बनती है, इसके लिए क्या निकला था, एक कोशिका सिद्धांत निकला था। क्या निकला था, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो दो फ्रेंड थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरा का क्या नाम था, स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो दोस्त थे। इन्होंने ही क्या निकाला था, कोशिका सिद्धांत निकाला था। कोशिका सिद्धांत में इसने क्या कहा था कि कोई भी, इन्होंने कहा था कि कोई भी जीव पहले से उपस्थित कोशिका से तैयार होती है। कोई भी जीव पहले से स्थित कोशिका से बनती है, भले वो पेड़ पौधा हो, भले वो पेड़ पौधा हो, या फिर वो किस क्या कह ले हम कि पेड़ पौधा या फिर जीव जंतु, कोई भी जीव हो, तो वो पहले से स्थित जो कोशिका होगी, उसी कोशिका से नई कोशिका बनेगी। उसके लिए अलग कोशिकाएं नहीं होती है। मतलब क्या, उसी कोशिका से वो नई कोशिका का रूप धारण करेगी, जो कोशिकाएं पहले से उपस्थित रहती है। अब बात ये आती है कि पहले से जो कोशिकाएं स्थित है, उसी से कोशिका बनेगी, तो कंफर्म है कि कोशिका का विभाजन होना होगा। कोशिका जब टूटेगा तब ना एक से दो बनेगा या दो से चार बनेगा। तो इसके लिए में क्या जरूरत है, कोशिका की विभाजन होने की। मतलब क्या, आज के चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है, वो पढ़ना है कोशिका का विभाजन, डिवीजन ऑफ सेल। कोशिका का विभाजन अर्थात कोशिका बढ़ती कैसे, अर्थात एक कोशिका से दो कैसे बनती है, कोशिका विभाजन कितने तरह के होते हैं, हमारी जनन कोशिका का विभाजन कैसे होता है, हमारे बॉडी के जो सेल है इनके विभाजन कैसे होता है। ये कंप्लीट प्रक्रिया हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। किसके बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में, कि आखिर यह कोशिका विभाजित क्यों होती है, और होती भी है तो कैसे होती है। ये भी तो जानना है हमें कि ये कोशिका विभाजन होगा कैसे, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो ये सारी बातें हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो जरा एक बात समझिए एग्जाम्पल से, क्योंकि जब एग्जाम्पल आप लोग के लाइफ का होता है तो बड़े मजे आते हैं आपको समझने में, बहुत जल्दी समझ जाते हैं आप। जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा और जरा बताइए एक बात। जैसे मान लीजिए एक इंसान है और ये दूसरा इंसान, इसका नाम ए और इसका नाम बी है। इन दोनों के मिलने से एक कोशिका बन गई, ये मेल था और ये फीमेल था। ठीक है, दोनों से मिलने से एक नया युग्मनज बन के तैयार हुआ, और यही क्या हो गया कि नया बच्चा जन्म लिया। क्या हो गया, नया बच्चा जन्म लिया। ठीक है, फिर ये नया बच्चा क्या होगा, नया बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होगा फिर ये मेल बनेगा, फिर ये इसका संलग्न किसी फीमेल के साथ होगा, और फीमेल के होने के बाद फिर क्या करेगा, फिर ये एक नए बच्चे को देगा, नए बच्चे को जन्म देगा। मतलब क्या कि यह एक कोशिका से शुरू हुई घटना फिर एक कोशिका पर जाके खत्म हो रही है। बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहां से चलना प्रारंभ किए ए पॉइंट से, और चलते गए, बिल्कुल जा रहे हैं तेज रफ्तार में, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, फिर जाके ए पे खत्म हो गया। तो क्या हो गया कि ए से निकल के चले, और ए से निकलने के बाद फिर से ए पर जाके आपका बंद हुआ, तो यह क्या कहला, एक चक्र पूरा हो गया। कंप्लीट क्या पूरा हुआ, चक्र पूरा हुआ।
क्या पूरा हुआ? चक्र। तो इसे कहते हैं हम लोग चक्र। अब यह चक्र जब कोशिका के अंदर होगा तो इसे कहेंगे कोशिका चक्र, जीव के अंदर होगा तो जीव चक्र, जल के अंदर होगा तो जल चक्र, वायु के अंदर होगा तो वायु चक्र। तो वास्तव में कोशिका का भी एक चक्र पूरा होता है। कब से? एक नई कोशिका से बनने को लेकर फिर वो अगली पीढ़ी की नई कोशिका बनने तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं को हम लोग कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? कोशिका चक्र, कोशिका चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका से निकलकर वह फिर क्या करेंगे, अपना पहले आपका शैशवावस्था में रहेगा, फिर बड़ा होगा धीरे 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 युवा अवस्था में, फिर वयस्क अवस्था में। वयस्क अवस्था में इनका क्या होगा? इनसे जनन की क्रिया होगी। जनन क्रिया होने के बाद फिर से छोटा बच्चा जन्म लेगा और फिर ये बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर ये युवा होगा, फिर वयस्क होगा, फिर बच्चे जन्म देगा। तो यह एक सीक्वेंस बनते जा रहा है। तो ये कंप्लीट एक सीक्वेंस को, यानी एक बच्चे से लेकर फिर अगले बच्चे तक का जो समय है, इसी समय और काल को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका चक्र का समय कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका चक्र। अर्थात कि एक कोशिका का चक्र, एक कोशिका से निकलकर फिर कोशिका पर पहुंचने वाला चक्र क्या कहलाता है? हमारा कोशिका चक्र। अर्थात कि सेल सर्कल बनाता है ये कंप्लीट। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा कि कोशिका चक्र क्या होता है। अब बात आती कि कोशिका चक्र अगर हमें बनानी है तो कोशिका चक्र बनाने में अलग अलग रूप के अलग अलग स्टेजेज है और इन स्टेजेज में क्या होंगे? कोशिका विभाजित होंगे। कोशिका विभाजित होने के बाद तब नई कोशिका बनेगा। तो बात एक और होती है कि यह सभी कोशिकाएं एक जैसा तो होती नहीं है, सभी के सभी कोशिकाएं एक समान होती नहीं है। तो बताइए इनका विभाजन एक समान कैसे होगा? विभाजन में एक टाइम कैसे लगेगा? जैसे एक मान लीजिए कि एक सिंपल इंसान को अपने बच्चे को जन्म देने में लगभग 9 महीने का समय लगता है। लेकिन जरा एक बार बात करके मुझे बताइए, जरा सोच के बताइए, क्या एक मुर्गी को अंडे देने में क्या इतना ही समय लगता होगा? क्या एक मछली को अपने नए बच्चे को जन्म देने में इतना ही समय लगता होगा? क्या एक जंतु को, जैसे आपके गाय घरों पे गाय होगी, भैंस होगी, क्या उसे भी इतना ही समय लगता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। गाय भैंस तो 6 मंथ में ही बच्चे आ जाते हैं, मानव के बच्चे 9 मंथ में होते हैं। एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो वो मान लीजिए कि एक मिनट में एक विभाजन कर लेते हैं। मतलब क्या? इस धरती पर जितने प्रकार के जीव, जितनी प्रकार की कोशिकाएं, विभाजन का समय भी उतना ही प्रकार के। मतलब क्या कि एक एग्जाम्पल की बात करें तो मानव शरीर की एक कोशिका, मानव शरीर की एक कोशिका विभाजित होने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कितने समय लेती है? 24 घंटे का। और ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर बात कीजिएगा वहीं पे जीवाणु की, एक जीवाणु की, तो यह 90 मिनट में अपनी जनसंख्या दुगुना बना कर लेती है, मात्र 90 मिनट में, 1.5 घंटे में। समझ रहे हैं आप लोग कि कितना टफ सिचुएशन है? कहने का मतलब है कि ये क्या करते हैं, डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कोशिका है और विभाजन इसमें किस प्रकार की हो रही है। क्लियर है? अर्थात कि कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन कुछ कोशिकाओं में कम समय में होता है और कुछ कोशिकाओं में यही अधिक समय लेता है। ठीक है? सभी में कोशिका जो होती है एक समान रूप से नहीं होती है। क्लियर है? अब बात एक और आती है कि जब कोशिका एक समान ढंग से नहीं होगी, एक समान रूप में नहीं चलेगी, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि एक समान रूप में चलने लगे? कुछ तो तरीका होगा ना इसका। तो इसका तरीका यह है कि एक कोशिका आपका 24 घंटे में चलती है, एक जीवाणु 90 मिनट में डबल हो जाता है। तो बात यह आती है कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जो समय ज्यादा लगता है, कम लगता है? तो वास्तव में क्या होता है कि कोशिका का अगर विभाजन की बात करें
कोशिका की अगर विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन के अंदर दो प्रकार की अवस्था होती है। अवस्थाएं कितनी होती है? दो अवस्था होती है। एक तो होती है इंट्राफेज और एक होती है मेटाफेज। क्या होती है? एक होती है इंट्राफेज और दूसरा होती है एम फेज यानी कि मेटाफेज। इंट्राफेज और दूसरा कौन होता है आपका? एम फेज या मेटाफेज। क्लियर है सबको? इंट्राफेज और मेटाफेज। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक कोशिका में अगर 24 घंटा लगा ना तो 24 घंटा में से 1 घंटा मात्र मेटाफेज में समय लगेगा। मेटाफेज में समय मात्र कितना लगेगा? 1 घंटा। और बाकी 23 घंटा का जो समय है वह इंट्राफेज में लगेगा। इंट्राफेज में लगेगा और बाकी मात्र 1 घंटा का समय मेटाफेज में लगेगा। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो कह सकते हैं कि लगभग 95% का समय जो है वह इंट्राफेज में चला जाता है और मात्र क्या होता है 5% का जो समय है वह आपका मेटाफेज में रह जाता है। क्लियर हो रही है बात? मतलब इसके अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है आपका इंट्राफेज और दूसरा मेटाफेज। इंट्राफेज का मतलब सीधा समझिए आप कि यह प्राथमिक चरण है। कौन सा चरण है? प्राथमिक चरण है। तो प्राथमिक चरण में आपका 90% समय तो प्राथमिक चरण में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर गुणसूत्र टूटेगा यानी क्रोमैटिन जाल टूटेगा। इसी के अंदर कोशिका झिल्ली जो केंद्रक झिल्ली है उनका विलोप होगा। इसी के अंदर सेंट्रियोल टूटेगा। इन्हीं के अंदर बाकी कोशिका द्रव्य बिखरेगा। तो इस तरह से आपका जितना भी काम है वह सब कहां पे होगा? इंट्राफेज के अंदर होता है और मेटाफेज सिर्फ इनके हेल्पर के रूप में काम करता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि इंट्राफेज की। तो इंट्राफेज की भी अवस्थाएं होती है कि इंट्राफेज कितने दिनों तक काम करेगा, इसका कुछ ना कुछ तो रहता होगा। तो इसमें अलग अलग रूप में रहते हैं फेज। अब बात आती है कि आखिर ये इंट्राफेज कितना समय लेता है और मेटाफेज कितना समय लेता है। मैंने बता दिया कि लगभग 95% समय इंट्राफेज लेता है। तो इंट्राफेज के अंदर भी सब फेज होते हैं। इसके अंदर भी छोटे छोटे अंशों में भागों को बांटा हुआ रहता है कि अगर 95% हिस्सा अगर 24 घंटे में से 23 घंटा वह काम कर रहा है तो 23 घंटे में से कितना समय कौन लेता होगा और किस चरण में क्या काम होता होगा। तो जरा जानते हैं इसके बारे में कि आखिर कौन कौन से पार्ट है किसके बारे में? इंट्राफेज में जो ऐसे कामों को करता होगा। चलिए बिना लेट किए हुए जानते हैं इंट्राफेज के बारे में कि इनके अंदर कौन कौन से टाइम कितना लेता है। अब देखिए जो इंट्राफेज है, इंट्राफेज की अवस्था देखेंगे हम लोग। इंट्राफेज की अवस्था देखेंगे। इंट्राफेज का अवस्था सीधा मतलब समझिए प्रारंभिक अवस्था को देख रहे हैं हम लोग। प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं हम। अब आप सोच रहे होंगे प्रारंभिक अवस्था मतलब क्या? मतलब सीधा समझिए ना कि विभाजन होने से पहले वाला। मतलब सीधा कहिए कि सीधा समझिए कि दो मेटाफेज के बीच में जो यह जगह है, इधर भी मेटाफेज इधर भी मेटाफेज, इस दो मेटाफेज के जो बीच का जगह है, इस बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंट्राफेज कहते हैं। मतलब क्या? मेटाफेज का मतलब क्या हो गया? जब विभाजन पूरा हो जाएगा और फिर इस विभाजन से अगला विभाजन होने के बीच में जितना भी समय होता है ये सभी इंट्राफेज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है आप लोग को? अब देखिए कि इंट्राफेज के अंदर क्या क्या होता है। इंट्राफेज के अंदर पहला होता है G1 फेज। क्या होता है आपका? G1 फेज। तो ये क्या होता है कि मेटाफेज के बाद यह पहला कंडीशन होता है, यह सबसे पहली अवस्था होती है। मतलब क्या? यह मेटाफेज के बाद पहली अवस्था है। मेटाफेज के बाद पहली अवस्था है। पहली अवस्था तो है, लेकिन इस अवस्था में करेगा क्या ये? तो इस अवस्था में आपका मुख्य रूप से आपका क्या करता है काम? तो ये पहली अवस्था में मुख्य रूप से काम क्या करता है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण।
प्रोटीन तो हो गया, प्रोटीन के अलावा और क्या संश्लेषित करेगा भाई? प्रोटीन का तो संश्लेषण मुख्य रूप से करेगा, लेकिन इसके अलावा यह आरएनए का भी संश्लेषण करता है, आरएनए का भी संश्लेषण करता है। बोलिए क्लियर है आप लोग को? पहला पेज, प्रथम पेज क्या होगा आपका? G1 फेज कहलाएगा, G1 फेज, जिसमें प्रोटीन का और आरएनए का दोनों का संश्लेषण होगा। सेकेंड फेज की अगर बात कीजिएगा तो इसे हम लोग कहते हैं एस फेज। क्या कहते हैं? एस फेज। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि गुणसूत्रों का संश्लेषण शुरू होगा, गुणसूत्रों का संश्लेषण शुरू होगा, मतलब गुणसूत्र बढ़ेंगे, संश्लेषित होंगे, इकट्ठा होंगे। तो कह रहा है कि गुणसूत्रों का संश्लेषण कहां पे होगा? एस फेज में। तीसरे फेज की बात कीजिएगा तो ये G2 फेज है, ये G1 फेज था तो ये G2 फेज है। अब G2 फेज में क्या होगा कि जो गुणसूत्र संश्लेषित हो रहा था इसका काम खत्म, अब गुणसूत्र का संश्लेषण बंद। गुणसूत्र का संश्लेषण क्या हो गया? बंद हो गया, लेकिन प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण जारी, लेकिन प्रोटीन एंड आरएनए का संश्लेषण जो होगा जारी रहेगा, संश्लेषण जारी। बोलिए क्लियर आप लोग को? मतलब क्या कि पहले में सिर्फ मेटाफेज के बाद, ये पहली अवस्था है जिसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण हो रहा है। उसके बाद क्या हो गया कि एस फेज में गुणसूत्रों का संश्लेषण होने लगा। तीसरा फेज है G2 फेज, इसमें गुणसूत्र का संश्लेषण बंद, लेकिन अब प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण जारी है। ठीक है, तीन अवस्था हमने जान लिया। उसके बाद जानिए अगला फेज, इसके आगे वाला जो फेज है जिसे हम लोग कहते हैं G0 फेज। क्या कहते हैं? G0 फेज। आप जरा सोच कर देखिए इस बात को कि जहां पे कोई चीज जीरो हो जाए, G0 है, ध्यान समझिए, ये चौथा जो पार्ट है वह G0 फेज है। और जब बात G0 फेज की आएगी तो इस अवस्था में क्या होता होगा? इस अवस्था में जरा समझिए पहले, उसके बाद G0 फेज के बारे में लिखिएगा या जानिएगा। समझिए कि मान लीजिए कि शरीर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे लगातार विभाजन नहीं होती है, हर 24 घंटे पर विभाजन की क्रिया नहीं होती है। जैसे आपका हृदय पेशी जो हृदय के पास पेशी ऊतक है, उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो प्रत्येक 24 घंटे पर विभाजित नहीं होती है। दूसरी नंबर बात कि कहीं पे टूट गई, फूट गई, वहां पे विभाजन कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब क्या? शरीर के अंदर हर जगह पे फेज जो होंगे या विभाजन का जो प्रक्रिया होगा प्रत्येक 24 घंटे में क्रमिक रूप से होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या होगा फिर? जो इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, मतलब जो इस विभाजन में भाग नहीं लेगा, तो वो होगा क्या भाई? तो जो इस अभिक्रिया में मतलब कि कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेगा वह इन विभाजन से अलग हो जाता है। ठीक है, और जब अलग हो जाएगा तो विभाजन नहीं करेगा, और जब विभाजन नहीं करेगा तो उसे हम लोग कहते हैं निष्क्रिय कोशिका। क्या कहते हैं उसे? निष्क्रिय कोशिका। तो G0 फेज में क्या होता है कि जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, जो कोशिकाएं क्या नहीं करती है? विभाजन नहीं करती है। अब जो कोशिका विभाजन नहीं करती है तो वह क्या करती है? तो वह निष्क्रिय होकर बगल हो जाती है। माने G0 फेज में क्या होगा? जो कोशिका विभाजन नहीं करेगी वह निष्क्रिय अवस्था में आ जाएगी,
और निष्क्रिय होकर क्या करेगी, निष्क्रिय होकर बगल में आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस फेज को हम लोग, इस फेज को G0 फेज कहते हैं। इस फेज को हम क्या कहेंगे, G0 फेज कहेंगे। G0 फेज का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो निष्क्रिय अवस्था में हो गया, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, विभाजन ही नहीं करेगा। जब सेल विभाजन नहीं होगा, जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा, तो जब विभाजन की क्रिया नहीं होगी, तो वह फेज होगा हमारा G0 फेज। मतलब G1 फेज जिसमें क्या होगा कि यह मेटा फेज के बाद पहली अवस्था होगी जिसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण, दूसरे फेज में गुण सूत्रों का संश्लेषण होगा, तीसरे फेज में गुण सूत्र का संश्लेषण बंद हो जाएगा, लेकिन क्या प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण जो होगा जारी रहेगा, यह बंद नहीं होगा। और चौथे फेज है G0 फेज, जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करने वाली है, जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी, तो वो कोशिकाएं क्या कहलाती है कि यह निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। और ये जब निष्क्रिय अवस्था में आ जाती है तो इस फेज को हम क्या कहेंगे, G0 फेज के नाम से जानेंगे। क्लियर है आप लोग को? तो ये कितने फेज हो गए, कुल 4 फेज हो गए। किसका, कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन के इंट्राफेज का 4 फेज हो गया। अब ये इंट्राफेज जब खत्म होता है तब शुरू होता है चौथा फेज, इसका अगला फेज, और वह कौन सा आपका, मेटाफेज। तो जान लेते हैं कि मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज को समझ लेते हैं आप लोग से। देखिए, तो मेटाफेज में वास्तव में होता क्या है कि आपका इंट्राफेज जो है ये आपका खत्म होने के बाद एक नया फेज शुरू होता है मेटाफेज का, जिसमें कोशिका के केंद्रक का विभाजन शुरू होता है। कोशिका का केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये सभी विभाजन इसके अंदर देखने को हमें मिलते हैं। किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। आगे सभी स्टेप्स को हमें जानने हैं कि कौन कौन से विभाजन इसके अंदर होंगे। तो ये मेटाफेज होगा, जब इंटरफेज खत्म तो मेटाफेज का सेटअप शुरू। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया इंटरफेज। अब ये हो गया मेटाफेज। अब मेटाफेज होने के बाद बात हम जरा कर लेते हैं कि आखिर ये कोशिका विभाजन के अंदर 2 स्तर है, तो ये विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, विभाजन कोशिकाओं का होने का कितना प्रकार है, कितने तरीके से कोशिका विभाजन हो सकती है। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए कि कोशिका विभाजन कितने तरीके से या कितने प्रकार की हो सकती है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, कोशिका का विभाजन कितने तरीके से, कोशिका का विभाजन कितने तरीके से होता है ये जान लेते हैं। तो कोशिका का विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ज्यादातर आप लोग अभी तक 2 ही प्रकार के पढ़े होंगे मेनली, एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी आपको जानना है आज, ठीक है। असूत्री विभाजन, एक होता है आपका समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, 3 प्रकार के विभाजन हो गए। अब तीनों प्रकार के विभाजन की बात कीजिए। अब क्या होता है कि असूत्री विभाजन में क्या होता है, असूत्री विभाजन में जब एक कोशिका टूटेगी तो एक कोशिका से 2 नई कोशिका बनेगी, गुणसूत्रों की संख्या समान रूप से रहेगी। ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका टूटेगी और एक कोशिका से कुल 4 कोशिका बनेगी। कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4। इनके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, इनके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। और तीसरा जो है आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री के अंदर क्या होगा कि एक टूटेगी और एक टूटने के बाद 4 बनेगी।
ठीक है, यहां पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 ही बनेगी। ठीक है, और ये 4 बनेगी, और इनके अंदर गुण सूत्रों की संख्या जो होगी वो आधी हो जाएगी। मतलब क्या कि 4 बनेंगे लेकिन गुण सूत्र सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आधी हो जाएंगे। यहाँ पे समान रहेंगे लेकिन 2 बनेंगे, यहां भी समान रहेंगे लेकिन 2 बनेंगे। लेकिन ये कुछ जगहों पर ही होते हैं, जैसे आपके उपास्थि है, शरीर में जो उपास्थि है उस वाले हिस्से में। समसूत्री विभाजन आपके शरीर के सभी प्रकार के लगभग लगभग कई कोशिका में देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद अगर बात कीजिएगा अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन आपको कहां मिलेगा, यह देखने को मिलेगा आपको जनन कोशिकाओं में। कहां देखने को मिलेगा, जनन कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 3 प्रकार हम लोगों ने देख लिया, एक तो देख लिया असूत्री, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। इन सभी के बारे में डिटेल एनालिसिस हम आपको अगले क्लास में बताएंगे पूरे डिटेल में, क्योंकि एक एक विभाजन को आपको प्रत्येक फेज वाइज हम आपको दिखाते हुए तब बताएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर सेटअप बैठ जाए तो हम आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू से सभी फेजेज को दिखाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।